द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। जो भी एक्सेप्टेंस है वह कम्युनिकेशंस ऑफरर को होनी चाहिए। इसके ऊपर एक केस लॉ है, केस लॉ को समझते हैं। ब्रॉगडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, यह बात है 1877 की, 1877। बी यहां पे एक सप्लायर है, उसने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल। तो यहां पे बी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कर लेते हैं बीपीसीएल या कोल कंपनी कहते हैं। एक कोल कंपनी है जिसने कोल सप्लाई के लिए एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रेलवे कंपनी को, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियसली 1877 में जितनी भी रेलें थी सब कोयले से चलती थी या डीजल से चलती थी, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल ही नहीं थे। तो कोल पे रेलवे को आश्रित रहना पड़ता था। तो कोल की सप्लाई के लिए कोल कंपनी ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा रेलवे कंपनी को फॉर हिज एक्सेप्टेंस। मैनेजर ने क्या किया, उसके ऊपर लिख दिया अप्रूव्ड। अब मैं आप लोग का कमेंट सुनना चाहूंगा। तो यहां पे क्या हो गया, जो एक्सेप्टेंस था वो अप्रूव्ड हो गया, मींस जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। एजेंट सो यस तो अब ये वैलिड हो गया, लीगल हो गया, बाइंडिंग हो गया। हाँ यस यस सर। वीडियो वीडियो जरा सा आप लोग ऑन करके बात कीजिए। यस सर, वैलिड हो गया। वैलिड हो गया। यह टॉपिक क्या, देखिए बच्चे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। उसने तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था, पेपर आया, उस पेपर पे अप्रूव्ड कर दिया और अप्रूव्ड करके उस पेपर को अपने ड्रॉयर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? वैलिड नहीं है, अब वैलिड नहीं होगा। ड्रॉन में रख देगा तब वैलिड नहीं है। अप्रूव्ड तो कर valid देने होगा। मात्र से, बात को सुनिएगा, अप्रूव्ड कर देने मात्र से कम्युनिकेशंस नहीं हो जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, ड्राफ्ट एग्रीमेंट है, अप्रूव्ड हुआ है, अब इस डॉक्यूमेंट को कम्युनिकेशंस होना चाहिए। सिंपल एक और एक कदम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करके इससे बाहर निकलते हैं। आप किसी एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर निकल जाती है, बट वहां से डिस्पैच नहीं की जाती है। तो क्या आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं? ज्वाइनिंग लेटर टाइप कर देने मात्र से क्या आपको जॉब मिल जाएगा? वह ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच होनी चाहिए, आपके पास आना चाहिए, फिर आप वो लेके जाएंगे तो ज्वाइन होगा। वैसे ही यहां भी हुआ, अप्रूव्ड करके और ऑन द सेम उन्होंने अपने ड्रॉयर में डाल दिया। पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉयर। देखिए मैंने क्यों बीच में सवाल पूछ लिया था, सारी बातों को करने से पहले पूछ लिया। ऑलवेज मैं एक सजेस्ट करूंगा, अक्सर क्या होता है ना, हम स्टूडेंट भी रहे हैं और हमारी स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स का नेचर है, बस 2 लाइन पढ़ा, कोटेशन पढ़ा और जजमेंट पास। अगर ऐसी बात होती तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एक ही केस पे कई तारीख पे तारीख नहीं होता और जजमेंट आता है कम से कम 100 पेज का नहीं आता। ईच एंड एवरी पहलू, एवरी एस्पेक्ट्स हैज टू बी डिस्कस्ड। और एग्जाम में क्वेश्चंस को ऑलवेज रीड फुल्ली, पूरा पढ़ना है। फर्स्ट लाइन को पढ़ के जवाब तय मत कीजिए, आगे कुछ और पूछ सकता है। और क्वेश्चंस डायरेक्शन नहीं पूछता है प्रोफेशनल एग्जाम में, वो वेरिएशंस होता है। और इंडस्ट्री, मान लीजिए इंडस्ट्री के जो दिग्गज होते हैं ना, और डे टू डे इन चीजों को फेस करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा वो फेस करेंगे आपको। कोई जरूरी नहीं है, कंसेप्ट तो यही रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंसेप्ट पढ़ रहे कंसेप्ट वही रहेगा, बट क्वेश्चंस का, सिचुएशंस का डिफरेंट हो सकता है। थोड़ा 2 मिनट और हम बात कर ले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सा समझिए, कोविड 2020 में भी आया, कोविड 2021 में भी आया, तो हाँ हाँ या ना में कहीं जवाब चाहिए।
Yes, sir. Yes. Yes, क्या sir. दोनों Yes, का sir. पैटर्न सेम था? दोनों का पैटर्न No, सेम sir. है? No, हाँ, sir. लेकिन जो बारीकी अपने को रखना है, क्या रखना है? सैनिटाइजिंग, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब ये जो 3 क्राइटेरिया है, दोनों कोविड से बचने के लिए क्राइटेरिया वही है। बट जो तरीका है, जो अभी नए जो कोविड आए हैं उसके स्ट्रेन अलग है, डिफरेंट है। मतलब पेशेंट को बहुत जल्दी ऊपर बुला लेता है, तो वो एक अलग बातें हैं। क्वेश्चंस तो आपको देखना क्या, एग्जाम हो सकता है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पैटर्न रहेंगे, बट बेसिक जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है ना, समझने की अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए आपका, वही रहनी चाहिए। क्वेश्चन को फुल्ली रीड करना है और तब जवाब देना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाफ क्वेश्चन पढ़ते हैं और जवाब तय कर लेते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो हम लोग रेलवे वाली जो केस लो पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ, अप्रूव करके, और जो मैनेजर था उसने ड्रायर ऑफ द टेबल पे इसको रख लिया। इंटेंडिंग टू सेल, मतलब उसने इरादा रखा था इसको हम भेजेंगे किसको, कंपनी सॉलिसिटर, मतलब कोल कंपनी को भेजेंगे फॉर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। अक्सर होता है कोई ड्राफ्ट एग्रीमेंट जब होता है तो दोनों पार्टियों के बीच में मिलके उसकी एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है। सॉलिसिटर जो एडवोकेट होते हैं वो ड्राफ्ट करते हैं और फिर दोनों पार्टी उस पर साइन करता है। अब जब दोनों पार्टी साइन कर देता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है। एक और केस लॉ है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। यहां भी यही हुआ, ऑफर मेड बाय intended offering without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as acceptance. एक नीचे में एक अच्छा एग्जांपल है जो मैं अक्सर लेता हूं। हिमांशु प्रपोज्ड, नहीं यहां पे अनुराग प्रपोज टू मैरी हिमांशु, प्रपोज टू मैरी हिमांशु। अब हिमांशु इन्फॉर्म्ड अनुराग सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम। यहां पे अनुराग क्या है, अनुराग कौन है, Fraud. ब्राइड, हाँ ब्राइड ग्रूम है। क्या कौन है, ब्राइड, Bridegroom. हाँ। और हिमांशु कौन है, Groom है. ब्राइड है यार, ग्रूम नहीं है यार। Bride. Sorry. मतलब क्या रे अनुराग, मतलब तेरा इरादा तो नेक नहीं लग रहा है मेरे को, है क्या? क्या इंटरप्रिटेशन दिया जाए इसको? हिमांशु गुरु होगा ना? आप हिमांशु बोले ना, तो हमको लगा वॉइस में बोले इसीलिए। अरे तो हिमांशु यार, तुम किससे शादी करेगा, लड़की से शादी करेगा ना यार? ब्राइड से करेगा कि ग्रूम से करेगा? तेरा पसंद तो ग्रूम की तरफ जा रहा है। नो सर। ओके, तो यहां पे ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, तो हिमांशु ने, ब्राइड ने अनुराग के सिस्टर को इन्फॉर्म कर दिया सी इज रेडी टू मैरी। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हिमांशु के लिए सी का यूज हुआ है। हिमांशु हाँ, यस सर। ओके हो ना, तुम्हारे लिए सी का यूज हो रहा है यहाँ पे, चलेगा? हाँ सर, पढ़ाई में सब चलेगा। गुड गुड। सी इज रेडी टू मैरी हिम बट दिस सिस्टर डिडंट इन्फॉर्म अनुराग। अब सिस्टर ने, अनुराग का सिस्टर ने इन्फॉर्म नहीं किया अनुराग को अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। तो सिंपल सी बात है, शादी किसको करनी है, अनुराग को करनी है। प्रपोजल किसने दी है, अनुराग ने दी है। अब अनुराग को खबर ही नहीं है जो हमारी ब्राइड जो है सो हमको एक्सेप्ट कर ली है, तुमको नॉलेज में ही नहीं है, तो वो वर्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशंस नहीं हुआ।
और जिसके वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। किसको? ऑफरर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास में चर्चा कर लिया था, जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए मतलब जो मोड है, ईमेल मोड या एसएमएस मोड या व्हाट्सएप मोड। ऑफरर ने अगर बोला है जो एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशंस होनी चाहिए प्रेस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए, वह मोड तय कर देता है। यहां पे देखिए, वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। अगर यहां पे अनुराग प्रीवियस इलस्ट्रेशन को ही लेते हैं, अनुराग कहता है भाई हिमांशु को आई प्रपोज टू मैरी यू बट कम्युनिकेशंस मस्ट बी मेड थ्रू व्हाट्सएप। तो वहां पे व्हाट्सएप के द्वारा ही कम्युनिकेशंस होना चाहिए, अदर मोड कोई चलेगा नहीं। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। तो जब उस अगर प्रेस्क्राइब्ड मोड है, प्रपोजल में प्रेस्क्राइब्ड मोड है, तो उसी मोड से एक्सेप्ट करना होगा। बट इफ द प्रपोजल डजंट इंसिस्ट, यदि प्रपोजल इंसिस्ट नहीं करता है जो कौन सा मोड से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो एनी मोड कैन बी कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस कैन बी कम्युनिकेटेड इन एनी मोड। अगर नॉट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर कम्युनिकेशन होता है, तो उस केस में प्रॉपर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल है 48। यहां पे जो ऑफरर है प्रेस्क्राइब्स कर देता है। प्रेस्क्राइब्स का मतलब समझते हैं ना? पहले से बता देता है जी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर साहब कुछ लिखते हैं किसी पन्ने पे, जिस पन्ने पे कुछ लिखते हैं उस पन्ने को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिस्क्रिप्शन। एकदम सही, एकदम सही, प्रिस्क्रिप्शंस। तो प्रिस्क्रिप्शंस भी आया है इसी वर्ड से, प्रिस्क्राइब्ड से आगे बढ़ के बना है प्रिस्क्रिप्शंस। जिस पेज पे डॉक्टर साहब दवा लिख देते हैं ना, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं ना, आपको लिख के देते हैं, बोलते हैं आप इसको जाके ले लेना, सुबह शाम लेना। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। जिस मोड में होता है भाई, सुबह मिलेंगे, शाम मिलेंगे, दोपहर मिलेंगे, आफ्टर मिल लेंगे, बिफोर मिल लेंगे। एसओएस, एसओएस का मतलब समझते हैं? एसओएस नहीं। किसी को पेट दर्द होता है, ठीक है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब एसओएस पेट दर्द का दवा लिखते हैं। मतलब जब जब पेट दर्द हो ना, इमरजेंसी के केस में जब जरूरत हो तो एसओएस लिखा हुआ रहता है पुर्जे सब पे। जनरली पेन किलर के लिए एसओएस का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। जिस मोड में है उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर मैसेंजर के द्वारा कहा रहा है, मैसेंजर एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, तो ऑफरी सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, तो देयर इज नो एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरर ने कहा बाय मैसेंजर के द्वारा, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और ऑफरी सेंड्स कर देता है बाय ईमेल, तो देयर इज नो एक्सेप्टेंस। ये बहुत बड़ा मैटर होता है, टाइम। पुनः हम अनुराग वाले एग्जाम्पल में रहते हैं। अनुराग ने प्रपोज किया था हिमांशु को। अब सवाल उठता है, हिमांशु कितने दिनों के अंदर में कम्युनिकेशंस कर देगा एक्सेप्टेंस का, whether she wants to marry or not. It is a matter of time. एक उचित समय में कम्युनिकेशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 साल के बाद कम्युनिकेशंस करता है तो माना जाएगा क्या एक्सेप्टेंस प्रपोजल का? आफ्टर 2 years पता चलता है हिमांशु जो है 2 साल इंतजार करता है, 3 साल इंतजार करता है, चौथा साल देखता है अनुराग सीए बन गया, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं भैया, आपको विद इन अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एक्सेप्टेंस करना होगा, तो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। अब यहां पे बात तो होता है सर, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट क्या हो सकता है? एक तो जो ऑफरर है वह इंडिकेट कर देता है जो भाई 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है। और दूसरा एक होता है उचित समय। उचित समय क्या होगा भैया? एक सीजन, 3 months, 4 months, आप 1 साल 2 साल के बाद एक्सेप्टेंस
नहीं होता, जनरली नॉर्मली 3 months मैक्सिमम। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। कहीं ए नहीं लिखा हुआ है जो कितने दिनों के अंदर में एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। इट इज ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्टिव मैटर्स है। फैक्ट्स, सिचुएशंस डिपेंड्स करता है किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर हो रहा है, उसका नेचर क्या है। तो टाइम यहां पे जो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स। अगर इफ नो टाइम, पहला तो केस ये होगा जो टाइम स्टिपुलेटेड होगा, मतलब प्रेस्क्राइब्ड होगा टाइम, जो 1 month के अंदर में एक्सेप्टेंस करना है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। अगर टाइम फ्रेम नहीं डाला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफर के द्वारा, तो विद इन ए रीजनेबल टाइम, विद इन ए रीजनेबल टाइम, या बिफोर द ऑफर लैप्सेस। दोनों पे बात करते हैं, रीजनेबल टाइम क्या होता है एंड ऑफर लैप्सेस की बात क्या आती है। रीजनेबल टाइम मींस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई जॉब के लिए ऑफर निकलता है तो वहां पे कट ऑफ डेट होता है, जो एप्लीकेशंस का अप्लाई कितने दिनों के अंदर में करना है। तो जो लास्ट डेट होता है तो वो ऑफर लैप्स कर जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते भी है तो यू आर नॉट एलिजिबल माना जाएगा। दूसरा केस है रीजनेबल टाइम। कभी कभी एक ओपन चीजें आती है, कोई टेंडर निकलता है और उसमें यह मेंशन होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद। तो रीजनेबल टाइम ये डिपेंड करता है आपका सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, आपकी किताब बोल रहा है व्हाट इज रीजनेबल टाइम, व्हाट इज रीजनेबल टाइम। तो ये लॉ में कहीं नहीं डिफाइन किया हो, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, कानून में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है जो रीजनेबल टाइम क्या होगा। इट वुड डिपेंड्स ऑलवेज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति के अनुसार समय का निर्धारण होगा ऑफ ए पार्टिकुलर केस। देखिए यहां पे एक एग्जांपल है, यहां पे आयुष है। आयुष ऑफर टू सेल किसको, ऋतिक को। आयुष ऑफर करता है ऋतिक को 50 kg ऑफ बनाना एट द रेट ऑफ ₹500। ऋतिक कम्युनिकेट कर देता है जो हम एक्सेप्ट, ऋतिक कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days। Such is not a valid contract as banana being perishable items। देखिएगा, समझिएगा, किसी केस में 30 days भी रीजनेबल टाइम हो सकता है। यहाँ पे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और केला जैसा कि आप जानते हैं, आज उसकी परिस्थिति कुछ और है, कल कुछ और रहेगी, और तीसरे दिन तक खाने लायक भी नहीं रहता है। केला की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, बनाना की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिंगापुरी है तो आज बहुत ही वो टाइट टाइट है, 2 दिन के बाद क्या होगा, पस्त पस्त, खाने लायक भी नहीं रहेगा। तो 4 days इन द इंस्टेंट केस, बनाना वाले केस में वैलिड, आप 4 days के बाद अगर ऋतिक एक्सेप्ट करता है तो दैट विल नॉट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों सर? क्योंकि बनाना जो है सो पेरिसेबल आइटम्स है। पेरिसेबल समझते हैं ना? यस सर, जो गलने सड़ने हाँ, तुरंत, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, एप्पल फ्रूट्स हो गया, तो ये सब पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, कुड नॉट स्टे फॉर ए पीरियड ऑफ वीक। तो 4 days इज नॉट रीजनेबल टाइम इन दिस केस। तो रीजनेबल टाइम इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो आपको एवरी केस में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, कोर्ट में जो है सो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है एंड तब रीजनेबल टाइम के ऊपर बात की जाती है। दूसरा एक और बात कर रहा है, घर बेचने की बात हो रही है। यहां पे ए को हम आयुष लेते हैं एंड बी को हम ऋतिक लेते हैं। आयुष ऋतिक से अपने घर बेचने की बात करती है 10 लाख में।
और ऋतिक एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को एंड कम्युनिकेट कर देता है आफ्टर 4 डेज। देखिए दोनों केस में 4 डेज है मेरे बच्चों, इस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मकान खरीदने में लोग 30 दिन का 45 दिन का भी एक डिसीजन रीजनेबल डे कहा जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने एक फ्लैट बुक कराया था, एक सर्टेन पीरियड मैंने डिसीजंस लेने में लिया, और 45 डेज और 40 डेज कम्युनिकेशंस एक्सेप्टेंस इट इज ए वैलिड। तो held the contract is valid as 4 days can be considered as reasonable time in case of sale of house। तो अभी हम लोग एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, एक्सेप्टेंस में किन किन बिंदुओं पे ध्यान देनी चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए किन किन बिंदुओं पे ध्यान देनी चाहिए। अब जो छठा लाइन है, मेरे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसका मीनिंग कोई मेरे को बच्चे बताएगा क्या? यस सर, अगर कोई ऑफर देता है, ऑफर देता है और अगर हम चुप रह जाते, कुछ नहीं बोलते, तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब आप ही वाला केस लेते हैं ना, अनुराग ने आपको ऑफर किया, प्रपोज किया, और आप कुछ नहीं बोले, चुप रह गए, साइलेंस रह गए, तो अनुराग ने समझ लिया जो हिमांशु इज रेडी टू मैरी मी, मतलब ब्राइड इज रेडी टू मैरी अनुराग, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। ऐसा कभी मत सोचिएगा, ऐसा कभी मत सोचिए। किसी को अगर आप प्रपोजल देते हैं और सामने वाला चुप है, इसका ये मतलब नहीं है, जो अक्सर बोला जाता है भाई चुप रहने का मतलब है जो भाई साइलेंस है तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है, नहीं। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफरर जब ऑफर देता है तो एक्सेप्टर कम्युनिकेट करेगा हाँ या ना में। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति भी हैं, एक्सेप्शंस, वो बाद में आगे चल के हम बात करेंगे, तो वहां पे साइलेंस को अमाउंट टू फ्रॉड माना जाता है, साइलेंस समटाइम्स फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है, वह आगे बात करेंगे। अभी हम लोग को बात करना है, सिंपल भाषा में बात करना है, जो साइलेंस को एक्सेप्टेंस, मौन चुप्पी को हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। तो किसी भी ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फॉर द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर्स। अगर हिमांशु इस केस में आंसर्स नहीं देता है या इम्प्लाइड नहीं मान सकते, अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर किसी भी ऐसे केस हैं जहां पे ऑफरी के द्वारा जो ऑफर दिया गया है और वह अपने कंडक्ट के द्वारा एक्सेप्टेंस कर लिया, अगर इसका कोई एविडेंस है, देन ओनली मैटर को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। एक बहुत अच्छा केस लॉ है, उसको देखते हैं। यह केस जो है सो फिल्थ हाउस वर्सेस वर्सेस का मतलब समझते हैं ना, वीएस का मतलब इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्सेस मतलब बनाम। क्रिकेट मैच होता है ना, इंडिया बनाम पाकिस्तान, तो वैसे ही एवी केस में तो लड़ाई ही है ना। तो फिल्थ हाउस वर्सेस बिंडले, हिंदी में इसको बनाम बोलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, मान लीजिए राहुल गौतम, क्या राहुल गौतम offered to buy his nephew horse। राहुल यहां पे अंकल है, वो अपने भतीजे मोहन को, मोहन का जो हॉर्स है उसको 30 पाउंड में खरीदने के लिए ऑफर देता है। राहुल गौतम अपने भतीजे मोहन को ऑफर देता है और आगे कहता है इफ आई हियर नो, कौन कहता है, राहुल गौतम कहता है अपने भतीजे को, यदि मैं ना नहीं सुनता हूं तो मैं मान लूंगा, आई कंसीडर द हॉर्स माइन एट 30 पाउंड। राहुल गौतम अपने भतीजे को कहता है यदि मैं कोई अगला लाइन आपसे नहीं सुनता हूं तो मैं मान लूंगा जो आपने घोड़ा मेरे को 30 पाउंड में दे दिया है।
और नेफ्यू डिडंट रिप्लाई, मोहन जो था यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं दिया एट ऑल, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। और क्या हुआ, ही टोल्ड हिज ऑक्शनर, मतलब यहाँ पे मोहन का घोड़े का कारोबार था, ऑक्शंस होता था घोड़े का, तो उसका जो ऑक्शनर था मोहन का, उसको उसने कह दिया जो ये जो घोड़ा है ये कोई पर्टिकुलर घोड़ा होगा, टू कीप द पार्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल, ठीक है, मतलब नहीं बेचना है, एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। राहुल गौतम का जो भतीजा मोहन था उसका इरादा था जो अपने ऑक्शनर को बता दिया जो घोड़े को आप सेट असाइड कर दो हमारे अंकल के लिए, रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। बट बाय मिस्टेक ऑक्शनर ने क्या किया, उस घोड़े को बेच दिया। अब चाचा तो चाचा ठहरा, चाचा तो चाचा ठहरा, और उसमें भी आजकल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाचा पढ़ रहा है, राहुल गौतम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहा है, और चाचा भतीजा में ऐसे ही चलता रहता है पंगेबाजी। तो यहाँ पे चाचा ने चला गया कोर्ट, राहुल गौतम ने चला गया कोर्ट, बोला आज भतीजा तेरे को तो मैं कोर्ट में नंगा कर दूंगा। तो यहाँ पे राहुल गौतम सू किया, सू मतलब समझते हैं ना, केस फाइल कर दिया, मुकदमा। हाँ मुकदमा करना, बच्चे जो सू करते हैं वो वाली सू नहीं है, मुकदमा वाली सू है। सू हिम फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कहने का ये मतलब था जो उसको घोड़ा दिलवाया। तो यहां पे कोर्ट ने कहा राहुल गौतम कुड नॉट सक्सीड, क्यों, क्योंकि उसका जो भतीजा था कम्युनिकेशन दिया ही नहीं था, उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो कुछ बोला ही नहीं था, रिप्लाई ही नहीं दिया था। ऑल उसने सोचा जो मैं चाचा को घोड़ा दे दूंगा, अपने ऑक्शनर को भी बोल दिया। उस केस को याद कीजिए, कोल्ड सप्लाई वाले केस को याद कीजिए, अप्रूव्ड करके ड्रॉयर में डाल दिया और कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, और यहाँ पे मेरे साइलेंस हो गया। तो साइलेंस यहाँ पे कौन है, भतीजा, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। और एक दूसरा एग्जांपल भी देखिए, दूसरा एग्जांपल में क्या हुआ, इस केस में सुप्रिया सुप्रिया ने सब्सक्राइब किया, सुप्रिया भी एक नाम है, सब्सक्राइब किया वीकली मैगजीन्स फॉर 1 ईयर। हम लोग करते हैं, हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो मैगजीन वगैरह में साल भर का सब्सक्राइब करते थे, क्योंकि वो डिस्काउंट पे मिलता था, या न्यूज़पेपर को भी सब्सक्राइब करते थे। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन था या जो भी पीरियड का रहा हो, वह एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद भी कंपनी जो है सो मैगजीन सप्लाई करती रही, कंटिन्यूड टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 5 years। तो इस केस में क्या होगा मेरे बच्चों, सर पैसा देना पड़ेगा शायद। पैसा हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ जो सुप्रिया है वो एक्सेप्ट की, क्योंकि कुछ बोली नहीं वहां पे, मना नहीं की उनको, इसीलिए। कूली वाला केस याद कर लीजिए ना, कूली, यस सर, इम्प्लाइड आप उसको अलाउ करते हैं कैरी ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे भी यही है, आपने अगर उसको रोका नहीं, मतलब यू आर एक्सेप्टिंग, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज मैगजीन व्हाट डिनाइड टू पे द बिल सेंट टू हिम। तो इस केस में कोर्ट का जजमेंट आया जो सुप्रिया वुड बी लायबल टू पे, क्यों, क्योंकि ही कंटिन्यूड यूज ऑफ द मैगजीन, और इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब अगला पॉइंट है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। कंडक्ट मतलब व्यवहार के द्वारा, एक्शंस के द्वारा, इंप्लाइड मतलब हम अपनी कुछ एक्टिविटीज के द्वारा ऐसा प्रतीत होने देते हैं जो आपने एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल सा अभी जो जिस केस में पढ़े ना उसमें भी ऐसा ही था, इंप्लाइड ही बात हो गई ना, आप सप्लाई करने दे रहे हैं, आप उसको यूज भी कर रहे हैं, आप मना नहीं कर रहे हैं।
इस केस में एग्जांपल को देखते हैं। एक ट्रेड्समैन है, एक ट्रेडर है, यह रिसीव करता है एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर। कंडक्ट और इंप्लाइड पे हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रेडर था जो रिसीव करता है ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है बाय सेंडिंग द गुड्स। द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड्स कंस्टिट्यूट द ऑफर and which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. सिंपल सा समझिएगा। अगर किसी भी केस में कोई ऑफर देता है, मतलब गुड्स के लिए कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आता है और वह सप्लाई कर देता है, वह यह नहीं बोलता जो हम आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई बोलना जरूरी भी है क्या? यहां पे उसने सप्लाई कर दिया, तो ये क्या है? बाय कंडक्ट, बाय सप्लाइंग द गुड्स। ऑफर आया और ऑफर को सप्लाई गुड्स के द्वारा, इट इज एन इम्प्लाइड। बाय कंडक्ट इसको माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, एंड सो कस्टमर विल बी लायबल टू पे द अमाउंट। दूसरा कॉबलर। कॉबलर समझते किसको बोलते हैं? मोची। मोची। एकदम सही। विथ ब्रश एंड पॉलिश। और अक्सर रास्ते में, ट्रेन में जब सफर कर जाते हैं हम लोग, तो किसी का भी जूता लेके पॉलिश करना चालू कर देते हैं। तो जिनको कराना होता है वो चुप रहते हैं, जिनको नहीं कराना होता है मना कर देते हैं। ए पर्सन गिविंग हिज शूज फॉर पॉलिशिंग कंस्टिट्यूट्स एन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। वहां पे भी अगर अपने कुछ नहीं बोलते हैं या पैर आगे बढ़ा देते हैं, और विदेशों में तो मशीन लगी रहती है, मशीन के अंदर में डाला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक्सेप्टेंस का कैसे कंडक्ट के द्वारा एक्सेप्टेंस होता है। इसकी और भी एग्जांपल है। आप किसी बस में अगर सवार हो जाते हैं, अगर बस में सवार हो गए, टिकट, तो वहां पे ए इंप्लाइड है जो यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू पे द मनी। और जैसे ही आपने टिकट ले लिया तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बस ऑपरेटर, जो आपका जो डेस्टिनेशन से वहां तक पहुंचाने का। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। एकदम पूछ लीजिए। सर अगर वीडियो किसी ऑन लड़की करके। को मान लीजिए व्हाट्सएप, अच्छा एक मिनट सर बोल रहे हैं, किसी लड़की को मान लीजिए अगर हम प्रपोज करते हैं व्हाट्सएप पे और उसका रिप्लाई आता है मुझे पार्क में पॉजिटिव वे में, तो एक्सेप्टेंस होगा या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पे इंटेंशंस ऑफ द पार्टी को ऑलवेज कीप इन माइंड रखा जाएगा। अगर आप वहां पे मोड प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो हम क्लास में भी बातें कर रहे थे, अगर आप व्हाट्सएप पे ऑफर देते हैं और आपने अगर मेंशन कर दिया है जो रिप्लाई रिवर्ट थ्रू व्हाट्सएप, तो प्रिस्क्राइब्ड मोड हो गया। लेकिन आपने कुछ भी मोड तय नहीं किया, तो अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो किस मोड में एक्सेप्टेंस दे। कुछ आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके अगर, तो हो सकता है पार्क में आपको एक्सेप्टेंस मिले, तो उस केस में वैलिड होगा भाई, विद इन रीजनेबल टाइम है। ऐसा नहीं, हिमांशु वाला केस जैसा नहीं है 3 साल के बाद तेरे को पार्क में बुला के वो बोल रहा है आई एक्सेप्ट इट। नो, विद इन रीजनेबल टाइम। अगर प्रेस्क्राइब मोड है तो प्रेस्क्राइब मोड, अगर प्रेस्क्राइब मोड नहीं है तो एनी मोड इट कैन बी एक्सेप्टेड। लॉफुल मोड होना चाहिए, ऑलवेज लॉफुल वर्ड रहेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन था? हाँ एकदम पूछिए। कि सर जैसे कि कल आया था बिल गेट्स का एक न्यूज कि बिल गेट्स अपने वाइफ से तलाक लिया और एक एग्रीमेंट किया है कि वो अपने गर्लफ्रेंड से साल में एक बार मिलने जाएगा। अगर ऐसा इंडिया में होता तो क्या सोशल एग्रीमेंट होता है या लीगल एग्रीमेंट? देखिए, हमारा इंडिया में जो है सो मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा संचालित होते हैं, और हमारे इंडिया में हिंदू सोसाइटी में एग्जिस्टिंग शादीशुदा होते हुए दूसरा मैरिज अलाउड नहीं है। भारत का संविधान, भारत की हिंदू मैरिज एक्ट लॉ कहता है जो आप दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। शादी के बाद छोड़ दीजिए, और किसी के साथ मतलब किसी तरह का
अगर रिलेशनशिप भी रखते हैं किसी अदर वुमन के साथ, दैट इज नॉट इलीगल। यहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर में उसको माना जाता है इलिसिट रिलेशनशिप्स। अब फॉरेन में है, फॉरेन में अलाउड है, या अदर कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में भी अलाउड है, तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, बट इंडिया में दैट इज नॉट अलाउड, वो इलीगल हो जाएगा। इंडियन लॉ और कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड नहीं होगा। अगर इंडिया में बात करें और वाइफ के रखते हुए आप शादीशुदा हो और वाइफ के साथ एग्रीमेंट करते हो और उसी बेस पे शादी करते हो, जो यू हैव टू अलाउ मी टू मीट माई गर्लफ्रेंड, पास्ट गर्लफ्रेंड, one day in a year. Is it possible in India? Neither society will accept it, not your family will accept it, और कानूनन तो बिल्कुल ही नहीं। आपके ऊपर धाराएं लग जाएगी, इमीडिएट पुलिस उठा के ले जाएगी, आपको जेल के अंदर डाल देगी। इलीगल एक्टिविटीज माना जाता है इंडिया में भाई, ये सोचना भी मत, दिमाग से निकाल दे। नहीं सोशल माना जाएगा, कोई तरह का एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, वैलिड वाइड होगा। क्योंकि देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं और हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करता है, या तो संविधान को वायलेट करता है, या हिंदू मैरिज लॉ, या एनी लॉ, दैट विल नॉट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। Any other questions? Sir, prescribe. हाँ, अनुराग कहिए। सर प्रिस्क्राइब में ऐसा हमको बताना होगा कि आप इसी मोड से हमको रिप्लाई दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं ना? देखिए क्या होता है, ऑलवेज जो भी ऑफर देने वाला होता है, ऑफर इसलिए देता है जो वह चीज जिस वास्ते भी दे रहा है वह तुरंत इंप्लीमेंट हो, एग्जीक्यूट हो। मान लीजिए किसी कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत है और वह कहता है जो भाई आप हमको ईमेल के द्वारा एप्लीकेशन दीजिए, और वो डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करता है। और आप क्या करते हैं, उस ईमेल आईडी पे नहीं मेल करके आप डायरेक्टली कंपनी का जो एमडी है उसको मेल करते हैं। तो क्या है, चीजें को समझिएगा। अगर कोई प्रेस्क्राइब्ड बातें करी है, किसी किसी केस में सिचुएशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या जो इंटेंशंस ऑफ द ऑफर क्या है, जो उचित समय में उसको एग्जीक्यूट करने का, इंप्लीमेंट करने का, फास्टर मोड में काम करने का, तो उस केस में उसी मोड में आपको जो है सो ऑफर भी जाएगा, एक्सेप्टेंस भी होएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्टेंस मोड नहीं लिखा हुआ रहता है। जो भी मान लीजिए टेंडर निकलता है तो टेंडर में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ रहता है, टेंडर कहाँ जमा करना है, कितने बजे तक जमा करना है, अगर कुरियर के द्वारा करना है तो कैसे करना है। तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको उसी मोड में एक्सेप्ट करना होगा। प्रिस्क्राइब्ड मोड जो है वो एक्सेप्ट, अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं दिया हुआ है, कभी कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं होता है, तो आप जो कन्वीनियंट मोड होगा आपके लिए, उस मोड से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? सुप्रिया? जी सर। हाँ, कोई डाउट वगैरह है? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं लग रहा है। ओके, अब मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, सर्च करोगे, लिंक मैं अगर आज होगा तो मैं शाम तक भेजूंगा, ऑल्दो मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है सर। ओके, हाँ, कोई बच्चे और क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई पूछना चाह रहा था? सर जैसे अगर बिल्डिंग को अगर हम परचेज कर रहे हैं सर, वीडियो ऑन तो कीजिए ना, डिसीजन लेने में अगर ज्यादा 6 मंथ, एक मिनट आप वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज। 6 ओके सर। जी बताइए। क्या नेटवर्क है सर इस पे सर? तो सर नेटवर्क जैसे हम हाँ, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं सर, ठीक है, तो सर हमें डिसीजन लेने में 6 मंथ या फिर 1 ईयर लग गया, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या सर? नहीं, देखिए 6 months और 1 year इज नॉट ए रीजनेबल टाइम। क्यों नहीं है?
ऑलवेज एक कल्चर बन जाती है बिल्डिंग खरीदने में। क्या ना, जो भी मोड आपका उसमें लिखा हुआ रहता है 45 डेज के अंदर में आपको एक्सेप्टेंस करना है। अब जैसे मैंने अभी मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे मैंने फ्लैट देखा और कहीं कहीं कुछ अमाउंट भी एडवांस कराया, तो अब क्या फुल एंड फाइनल अमाउंट हमको 45 डेज के अंदर में देना है या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वो रहते हैं। 6 मंथ्स इज नॉट ए रीजनेबल टाइम, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद क्या हो सकता है ना, वो तो फिर एक्सेप्टेंस ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। हाँ, अगर जो अब हाउस परचेज की बात होती है डिपेंड्स करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अगर आप किसी फ्लैट जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और आप बोलते हैं, दोनों आदमी म्यूचुअली होता है जो भाई हम 6 मंथ्स में आपको बताएंगे, तो वो चलेगा। बट रीजनेबल टाइम 6 मंथ्स नहीं हो सकता है। अगर एक्सप्रेस है 6 मंथ्स दैट इज एक्सेप्टेड, बट रीजनेबल टाइम कैन नॉट बी 6 मंथ्स। 2 मंथ्स हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स इज नॉट ए रीजनेबल टाइम। ओके सर एक और क्वेश्चन था। एक बार आयुष पे ही मैं थोड़ा सा एक और बात कर दूं। देखिए, जब भी कोई हम प्रॉपर्टी बड़े प्रॉपर्टी परचेज का बात करते हैं तो हम लोग एक एग्रीमेंट इंटर करते हैं। परचेज सेल डीड बनने से पहले एक हम एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जो हम उस लैंड को कितने दिनों में परचेज करेंगे, कितने दिनों में पेमेंट करेंगे और रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे, फाइनल पेमेंट कब करेंगे, वो सारी बातें। अभी हमारी मान लीजिए मैंने फ्लैट परचेज करने की बात करी है, तो 65 पेज का जो है सो आपका जो है सो एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट। बिल्डर ने सेल एग्रीमेंट कराया है, उसमें सारी बातें लिखी है, वो मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी देगा, मुझे कितने दिनों के अंदर पेमेंट देना है, वो कब मेरे को पोजीशन देगा प्रॉपर्टी का। तो ये सारी बातें लिखी रहती है। जब हाउस की परचेज की बात होती है तो ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स रहता है। हाँ अनुराग, आप पूछिए। सर जब हम लोग कोई फ्लैट या लैंड परचेज करते हैं तो उससे पहले तो हम लोग कैश डाउन पेमेंट करते हैं ना, कुछ पैसा उसको डाउन पेमेंट में कर देते हैं। तो सर वो जो बोलता है सामने वाला कि आप हमको 1 लाख रुपीज अभी डाउन पेमेंट कर दीजिए, और अगर उस वक्त कुछ रीजन में अगर मेरे पास 1 लाख नहीं होगा, हम हाफ अमाउंट इसका पेड करेंगे, तो सर वो उस वक्त के लिए हमको कुछ मतलब कि वो जमीन जो है या बिल्डिंग है वो नाम पे तो दे देगा ना? नहीं, देखिए अब क्या, इट इज मैटर ऑफ सब्जेक्ट, यह सब्जेक्टिव मैटर है। क्यों मैटर है? देखिए, हर एक कंपनी का पॉलिसी होता है। आप लैंड खरीदने जा रहे हैं या बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, तो अगर मेंशंस है जो नहीं, डाउन पेमेंट आपको 10% देना है, ठीक है, और दैट टाइम आपके पास वो अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो वो सर्टेन टाइम फिक्स कर देगा आपको, जो विदिन 5 डेज आपको फुल अमाउंट पे करना है, तभी आपके साथ वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर फुल अमाउंट पे नहीं करते हैं तो मैं सिंपल सा मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। आज से 2 महीने पहले मैंने फ्लैट बुक करने के लिए गया था देखने, बट उस दिन इरादा नहीं था जो मैं फ्लैट बुक करके ही आऊंगा। गया, बहुत पसंद आ गया तो अब पेमेंट करने की बात आई, तो उस समय में 4 लाख में से 10% डाउन पेमेंट करना था। मैं तो कुछ भी लेके, तो मेरे साथ एक बंदा को बोला जो मैं चेक के लिए भेज देता हूँ, एक कलेक्ट कर लेगा और हम लोग एग्रीमेंट में आ जाएंगे। फिर मैंने दिमाग लगाया, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, डेबिट कार्ड था, फिर कुछ 4-5 कार्ड थे, सारे कार्ड से स्वाइपिंग वाइपिंग करा के 4 लाख पूरी गया। अब उसने पैसे ले लिए, रसीद दिए, फिर 2 दिन के अंदर में एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ, फाइनल हुआ। तो ये क्या होता है ना, अपना विवेक की बात होता है, वो डिपेंड करता है, उसको भी बेचना है, आपको भी खरीदना है। हाँ, लेकिन जो बातें हैं ना, जब तक आप 10% या जो भी अमाउंट फिक्स है वो नहीं देंगे, वो एग्रीमेंट ही नहीं करेगा आपके साथ। और जो भी इन्वॉल्व प्रॉपर्टी करने में एक एग्रीमेंट होती है, प्रॉपर एग्रीमेंट होती है, पोजीशन की एग्रीमेंट होती है, पेमेंट की एग्रीमेंट होती है। अगर बैंक से आप लोन फाइनेंस करने हैं तो और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है, वो पूरा करने होते हैं। आयुष, आपका जवाब मिल गया ना? यस सर। ओके, और भी कोई डाउट है? सर जो 45 डेज मैक्सिमम है उसमें वर्किंग डेज है सिर्फ, या छुट्टियों को जोड़कर?
नहीं, उसमें ऐसा नहीं रहता है वर्किंग डेज और एक्सक्लूडिंग वर्किंग डेज, ऐसा बात नहीं होता है, क्योंकि क्या है 45 डेज में आपको फंड अरेंजमेंट करना है, तो वहां पे वर्किंग डेज की बात नहीं होती है, ऑल डेज। तब तो फिर पता चलेगा जो 2 महीना 2.5 महीना हो गया, वर्किंग डेज वहां पे मतलब नहीं होता है। वर्किंग डेज ओनली जब वहां पे काउंट हो जाता है जब कोई ऑफिसर को काम करना है। देखिए यहाँ पे फंड अरेंजमेंट करना है आपको, 45 डेज आपको एक रीजनेबल टाइम दिया गया, उसके अंदर में फंड अरेंजमेंट करके आपको देना है। वर्किंग डेज की बात वहां होती है जब कोई चीज की आप एप्लीकेशन करते हैं किसी विभाग में, और इस विभाग में किसी गवर्नमेंट अधिकारी के द्वारा अप्रूवल देना है, मतलब 7 डेज या 3 डेज या 5 डेज। तो 5 डेज मान लीजिए हॉलीडेज चला गया, 3 डेज कभी कभी होता ही है, जो सैटरडे संडे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का बात है तो सैटरडे संडे और मंडे को कोई मान लीजिए 26 जनवरी है तो 3 दिन हॉलीडे हो गया। अब चौथा दिन में फिर कुछ हो गया तो अब टाइम नहीं मिलेगा काम करने का। तो इसीलिए वैसे कंडीशंस में जहां पे उस एप्लीकेशन पे वर्क करना है, उस फाइल पे काम करना है, तो उसके लिए वर्किंग डेज की बात होती है। जहां पे फंड अरेंजमेंट करना है, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहां पे वर्किंग डेज की बात नहीं होती है। ओके सर। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग 11 बजे। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू।